जानवी जब 23 साल की उम्र में विधवा हो गई थी तो सभी लोग उसे मनहूस समझने लगे। तब चाची ने उसकी शादी दो बच्चों के पिता विनोद से तय कर दी थी। शादी के दिन मैरिज हॉल में सब लोग जानवी का मजाक उड़ा रहे थे। जब विनोद अपनी शान और शौकत के साथ हॉल में दाखिल हुआ तो किसी ने कहा, अरे लगता है दूल्हा अपने बच्चे लाना भूल गया। ये सुनकर वह सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि बच्चे तो आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी परेशानी का तमाशा देखने के लिए 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। जब ये तमाशा शुरू हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि आज मुझे बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि वहीं 500 लोग सबके सामने, मेरा नाम जानवी है, मैं अपने खानदान की सबसे बड़ी खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मेरी किस्मत ने कभी मेरी इस खूबी का साथ नहीं दिया। जब मैं शीशे में खुद को देखती तो खुद से सवाल करती कि आखिर ये खूबसूरती मेरे किसी काम की क्यों नहीं आती। मेरे रिश्तेदारों में सब यही कहते कि जानवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके नसीब में सुकून नहीं है। मैं ऐसे खानदान में रही जहाँ लड़के बहुत ज़्यादा थे और लड़कियाँ बहुत कम। यहाँ हर लड़की किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी संवार चुकी थी, मगर सिर्फ मैं ही थी जो हर बार पीछे रह जाती थी। मेरी उम्र के करीब 15 कज़न थे, जिन्हें मैं अपनी बहनों की तरह मानती थी, मगर उन सब की ज़िंदगी मुझसे कहीं बेहतर थी। किसी के पास अच्छे कपड़े थे तो किसी के पास अपनी गाड़ी थी, और किसी के पास ऐसा पति था जो उसे अपनी हथेली की लकीरों की तरह अपना समझता था। जब मैं उन सबको देखती तो दिल के किसी कोने में जलन सी उठती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरे नसीब में भी कुछ ऐसा होता, लेकिन मेरा नसीब मुझसे नाराज था। मेरे माता पिता गरीब थे और गरीबी ने हमें हमेशा नीचा दिखाया। मैं बचपन से लेकर जवानी तक कभी नया सूट नहीं पहन सकी। हर शादी या किसी फंक्शन के मौके पर अपने बचपन के उतरे कपड़े हुए पहनती थी। जब वह पुराने हो जाते तो किसी कजन के दिल में रहम आ जाता, तो वह कह देती कि ये कपड़े जानवी को दे दो, शायद इसके काम आ जाए। मैं चुपचाप वह कपड़े ले लेती और दिल में शुक्रगुजार करती कि कुछ तो नया मिल गया। जब मैं वह कपड़े पहनती और उनके सामने जाती तो वह जताते हुए कहती, अरे ये तो हमारा सूट था, हमने तो इसे फेंक दिया था, अच्छा तुम्हारे पास आ गया। ऐसे में मैं मुस्कुरा देती, मगर अंदर से मेरा दिल शीशे की तरह टूट जाता। मेरी शक्ल सबसे सुंदर थी, मगर मेरी हालत शक्ल से भी बुरी थी। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। मैं खुद को उनसे कम समझने लगी और हमेशा बेइज्जती महसूस करती थी। मेरे पास खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं था। खूबसूरती ना कुछ करती है, ना ही किस्मत बदलती है। मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी और पिताजी ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। वो बहुत बीमार रहते थे, मगर मेरे लिए चिंतित थे। जब वह जिंदा थे तो घर में एक सहारा थे, मगर उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। दुनिया में इंसान तो हैं, मगर गरीबी के बोझ के नीचे सब दबे हैं। अब मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा और कठिन के साथ मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी चाची के साथ रहना पड़ा था। मेरी चाची को मुझसे कभी कोई खास लगाव नहीं था, मगर पिताजी ने उनसे वादा लिया था कि मेरे मरने के बाद जानवी को अपने पास रख लेना। वह मजबूरी में मान गई थी और कह दिया था कि जानवी सिर्फ कुछ महीने ही हमारे घर पर रहेगी, क्योंकि पिताजी ने अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी तय कर दी थी। शादी हो चुकी थी, बस कुछ महीने के बाद मेरी विदाई थी। चाची को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज अपनी दुनिया में व्यस्त रहती। उन्हें पता था कि मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। वह ना तो मुझसे ज्यादा बात करती और ना ही मुझे अपने घर का हिस्सा मानती। मैं दिन रात सोचती रहती कि मेरी जिंदगी उस इंसान के साथ कैसी होगी जिससे मेरी शादी होने वाली है। क्या वह मुझे समझ पाएगा, मेरी परेशानियों को महसूस करेगा, या वह भी इन बाकी सबकी तरह मुझे कमजोर और लाचार ही समझेगा। ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठता था, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि किस्मत के फैसले इंसान के बस में नहीं होते। और मेरी किस्मत तो जैसे शुरू से ही मुझसे नाराज थी। मेरी शादी के दिन सारी कज़न मुझसे नाराज थी। मेरी शादी पर सारी कज़न बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। हर एक ने महंगे जोड़े पहने थे। किसी ने गले में सोने का चमकता हुआ हीरा पहना था तो किसी के हाथों में चूड़ियाँ। सब हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ बिजी थी, मगर मेरे दिल में अजीब दुख था। पिताजी के जाने का गम अभी भी ताजा था और ऐसे दुख में मेरे दिल से खुशी का एहसास छिन गया था। मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए यह दिन मेरी विदाई का दिन था। मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी, बल्कि हल्का सा मेकअप और एक सादा सा जोड़ा पहना था। लेकिन जब तक मेरे पति हॉल में अंदर आए तो सबके चेहरे जैसे हैरत से खिल गए थे। उनके चेहरे पर निखावर थी और रोब भी। वह किसी हीरे से कम नहीं लग रहे थे। मेरी कुछ कजिन तो शादीशुदा थी, मगर वह भी अपने पति के साथ खड़ी थी। उनके पति उनसे दुगनी उम्र के थे और मेरे पति जवान दिखने वाले थे। जब उन्होंने मेरे पति को देखा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। वह एक दूसरे को कोहनी मारते हुए बोलने लगी,
कि जानवी की तो किस्मत देखो, कितना खूबसूरत हैंडसम नौजवान पति मिला है। किसी को मेरे नसीब पर गर्व हो रहा था तो किसी के दिल से नफरत निकल रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। मेरा दिल गम से भरा हुआ था। मैं खामोशी से सब देख रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद जिंदगी ठीक हो जाए और मेरे दिन भी बदल जाएं। जब विदाई का वक्त आया तो सारी औरतें आंखों में आंसू लिए मेरे गले लग गई, लेकिन मेरी चाची के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वह कह रही हो, अच्छा हुआ ये बोझ हमारे सर से उतर गया। मैं दिल में सोच रही थी कि अब शायद वहां जाकर सुकून मिलेगा, जहां मेरे रिश्तेदार मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे पास नहीं होंगे। हॉल से निकलने के बाद 2 गाड़ियां तैयार खड़ी थी। वहां रस्म थी कि दूल्हा और दुल्हन एक ही गाड़ी में नहीं बैठ सकते, इसलिए मेरी सास बोली कि जानवी बेटा, तुम हमारे साथ बैठ जाओ और तुम्हारा पति अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर एक नजर उन पर डाली। वो मुस्कुराकर हाथ हिला रहे थे। मैंने भी धीरे से हाथ हिला दिया। दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, लेकिन यह महसूस सुकून देर तक नहीं टिका। हमारी गाड़ी अभी रास्ते में थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे गाड़ी से सड़क पर जोर से फेंक दिया गया हो। हम सब चौंक गए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और मैं चीखने लगी। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े नजर आए। हमारी गाड़ी रुकी तो सामने का मंजर देखकर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने वही गाड़ी उल्टी पड़ी थी जिसमें मेरा पति अपने दोस्तों के साथ बैठा था। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। कोई पानी ला रहा था, कोई जख्मियों को गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं सड़क पर गिर गई और जोर जोर से रो रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। फिर किसी ने बताया कि बाकी सारे दोस्त जिंदा है, लेकिन दूल्हा मर चुका है। ये सुनकर मेरी जुबान से आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी, बल्कि जैसे मेरा जिस्म पत्थर बन गया था। मैंने एक नजर उस गाड़ी की तरफ देखा जहां वो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब खामोश था, बल्कि खामोश। मेरी आंखों के सामने दुनिया पूरी घूम गई थी और मैं वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। मैं अपनी विदाई के दिन ही विधवा हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। साथ में मेरी चाची बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बस एक नफरत थी। मैंने अपने होठों पर हाथ रखकर पूछा कि वह कहाँ है, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जला दिया गया है। 1 हफ्ता हो गया है जब से तुम बेहोश पड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने अपने आप को बदकिस्मत समझा कि मेरा सहारा, मेरा हमसफर, वो इंसान जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, अब वह इस दुनिया में ही नहीं रहा। अस्पताल से निकलते ही फैसला हो गया कि मुझे वापस चाचा के घर भेज दिया जाएगा। ससुराल वाले कह रहे थे कि वह तो नई नवेली विधवा है और कोई भी उसे अपने घर पर नहीं ले जाएगा। मेरी सास अपने बेटे के जाने का गम बर्दाश्त न कर पाई थी, इसलिए वह अपने घर पर नहीं ले जाना चाहती थी। मैं अपनी चाची के घर पहुंची तो सबकी नजरें नफरत और इल्जामों से भरी हुई थी। मैं भी दरवाजे पर खड़ी थी कि एकदम से चाची बोली, अब यहाँ मनहूसियत फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले तेरी मनहूसियत की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। मैंने धीरे से कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? तो वह तेज लहजे में बोली, और क्या कहूँ, तेरे पैदा होने के बाद तेरी माँ मर गई और जब तुम जवान हुई तो तेरे बाप का कारोबार डूब गया और वह मेहनत मजदूरी करने लगा। हमारे पूरे खानदान में कोई भी मजदूरी नहीं था, सिर्फ तुम्हारे पिताजी को यह दिन देखना पड़ा। अब तुम्हारे पति के साथ जो हुआ वह भी तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल मानो फट सा गया था, लेकिन वो रुकी नहीं। बाकी औरतें भी उनकी बात से सहमत हो गई थी। एक बोली कि हाँ मैंने सुना था, ये एक बार हमारे साथ रिक्शे में गई थी तो उस रिक्शे का हादसा हुआ था। हम सबको चोट आई थी मगर इसे थोड़ी सी चोट नहीं आई थी। दूसरी बोली कि हाँ एक दिन हमारे यहाँ दावत खाने आई थी, उस समय पूरे घर की बिजली नहीं थी। हम सब गर्मी में थे, वरना तो हमारे इलाके में कभी बिजली नहीं जाती। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाने लगा, मानो मेरी जिंदगी के हर पल को मनहूसियत का रंग दे रहे हों। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। मैंने कहा कि ऊपर वाले के वास्ते खामोश हो जाएं। मैं पहले सब कुछ खो चुकी हूँ। एक अपने पिता को खो दिया, अपने पति को, और अब आप लोग मेरी इज्जत को, जीने का हक भी छीन रहे हैं। किसी के दिल में मुझसे कोई नरमी नहीं आई। सब मुझे देखकर बद्दुआ देने लगे और कहने लगे कि ये लड़की जहां भी जाएगी वहां मनहूसियत फैलाएगी। ये कहकर मुझे जान से मारना चाहते थे। मुझे पता था कि किस्मत नसीब की बात नहीं होती, बल्कि लोगों के शब्द इंसान को तोड़ देते हैं। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरी आखिरी उम्मीद पति की शक्ल में थी, वह भी मुझसे छीन ली गई। अब मैं सबके लिए तमाशा बन चुकी थी, जिसे मनहूसियत का नाम दिया गया था। 2-4 दिन के बाद मेरे ससुराल वाले हमारे घर पर आए। उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि गुस्सा था। वो मुझसे तेज आवाज में कहने लगे कि हमें इस लड़की का सारा सामान वापस चाहिए जो हमने दिया था। कपड़े, जूते, मेकअप, अंगूठी सब हमें वापस दे दो। हम इन मनहूस के साथ कोई रिश्ता और कुछ नहीं रखना चाहती। इसकी वजह से मेरा जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरी चाची ने तुरंत मेरा सारा सामान, एक एक चीजें उनके हवाले कर दिया और मैं बस खामोशी से खड़ी देखती रही। मेरे दिल में बस यही आता रहा, अगर वह जिंदा होते तो मैं जानती कि वह कैसे इंसान थे। क्या वह मुझसे प्यार करते? क्या वह मुझे, मेरे दर्द को समझते? मैंने उनसे जिंदगी में 2 बार मुलाकात की थी, एक बार शादी के दिन और दूसरी बार विदाई के दिन। हमने खुलकर कभी बात नहीं की
और अब जब वह नहीं थे तो उनकी यादें मेरे दिल से नहीं जा रही थी। मैं ऐसे रो रही थी जैसे सालों के प्यार का बिछड़ना सह रही हूँ। उनका जाना मेरी आत्मा को खाली कर गया था। मेरे दिन और रात आंसू में बीतने लगे। मेरी चाची तो मुझे देखते ही कहती, ये मनहूस है और इसके कदमों से हमारे घर में भी मनहूसियत आई है। उनके हर शब्द में जहर होता, मगर मैं चुप रहती। क्या बोलती, कौन सुनता था मेरी बात। मेरी चाची का बेटा बीमार रहने लगा। उसने अपना हाल खुद बिगाड़ा था। उसे ठंडी आइसक्रीम से जुकाम हो गया, लेकिन चाची कहती कि इस लड़की की मनहूसियत है जो मेरे बेटे को लग गई है। मैं चाचा से तसल्ली पाती। वह मेरी हालत देखकर चाची को रोकने की कोशिश करते कि तुम ऐसी बातें मत किया करो, वह बेचारी पहले ही उदास है। लेकिन मेरी चाची उनकी नहीं सुनती। वह कहती कि अब इसका क्या किया जाए, जिसके ना माँ बाप है ना ससुराल। मैं तो कहती हूँ घर छोड़कर चली जाए कहीं दूर, वरना आगे पता नहीं इसका क्या हाल होगा। मेरे चाचा ने कहा कि समय गुजरने दो, फिर अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। ये उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी अपने घर की हो। मगर चाची ने कहा, हाँ घर तो मिलेगा, पर देखना वहाँ भी मनहूसियत आएगी, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगी अपनी मनहूसियत लेकर जाएगी। मैं रातों को जाकर ऊपर वाले से सवाल करती रही, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या मेरे होने वाले से लोगों की जिंदगी खराब हो रही है? और अपनी जिंदगी के हर पल को याद करके मैं खुद को दोषी समझने लगी। मम्मी की मौत, पिताजी का जाना और पति का हादसा मेरी जिंदगी की जंजीर बन गए थे, और हर एक कड़ी मेरे ऊपर इल्जाम है। मेरी हिम्मत टूट रही थी, फिर भी मैं सब कुछ सह रही थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। 6-7 महीने गुजर गए। वह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। चाची पूरे दिन मुझे घर के काम करवाती, बर्तन धुलवाती और कहती कि तुम मुफ्त की रोटियां खा रही हो। जब मैं काम पूरा करके थक जाती तो ताने देती। मैं रोज रात को थक कर रोती, पर आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते। एक दिन चाचा आए और बोले कि एक रिश्ता आया है। लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बेटे हैं, 7 साल का और 5 साल का। बहुत अमीर आदमी है। उसका नाम विनोद है। चाची ने तुरंत कहा कि अमीर है, ठीक है, हमें क्या मतलब, 2 बच्चों का पिता है, हमें थोड़ी पालना है। हम तो बस उनकी मनहूसियत से जान छुड़ाना चाहती हूँ। अगर वह चाहता है तो आज ही हाँ कर दो। मैंने सुना तो मेरे दिल हैरत से भर गया। वहाँ मेरी राय पूछने वाला कोई नहीं था। मैंने आंखें नीची करके बस इतना कहा कि जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए मेरे लिए। सभी फैसले दूसरे लोग कर रहे थे। विनोद की एक बहन भी बाहर रहती थी और वह कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान आई थी। वह सबसे पहले रिश्ता लेकर आई। उसने मुझे देखकर बहुत खुशी से कहा कि मैंने अपने भाई के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन इतनी प्यारी और मासूम लड़की कहीं नहीं देखी। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने बताया कि मैंने विनोद को तुम्हारी तस्वीर पहले दिखा दी थी और वह तस्वीर देखते ही राजी हो गया। रिश्ता पक्का हो गया। उसने कहा क्योंकि मुझे वापस जाना है और अपने भाई की शादी के लिए आई हूँ, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देनी है। रिसेप्शन बाद में करेंगे। अभी सिर्फ शादी और विदाई। एक ही मैरिज हॉल में फंक्शन होगा, जहाँ दोनों तरफ के लोग बुलाए जाएंगे। खाना भी वहीं खिलाया जाएगा। मेरे चाचा को ये बात ठीक लगी। फिर जब विनोद की बहन ने कहा कि हॉल का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे, तो चाचा तुरंत खुश हो गए और हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछली शादी में बहुत खर्चा किया था, अब दोबारा क्यों? जब सामने वाला सब कुछ खुद कर रहा है तो हमें क्या एतराज होना चाहिए। फिर मेरी दूसरी शादी की तारीख भी तय होगी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे किसी को जल्दी हो। मेरी कहानी का अगला मोड़ फौरन आ गया। मेरी किस्मत फिर से किसी इम्तिहान के मोड़ पर खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि शायद इस बार तकदीर मुझ पर थोड़ा रहम कर दे। मेरे चाचा लड़के के घर गए थे और कुछ बातें भी तय करनी थी। वापस आकर कहने लगे कि घर तो बहुत अच्छा है, लड़के की शक्ल और सूरत भी अच्छी है, बच्चे भी बड़े हैं और बच्चे उसे पापा पापा कहते हैं। चाचा ने चाची से कहा कि अगर हमारी कोई बेटी होती तो क्या हम उसकी शादी ऐसे आदमी से करते। इस पर चाची अकेले में बात करने लगती थी। चाची कहने लगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस इस मुसीबत से निजात पानी है। चाचा कहने लगे कि ऊपर वाला सब ठीक करे और ये आदमी अच्छा हो, अपने बच्चे और पत्नी के बर्ताव के लिए सोचता हो। चाची ने परवाह किए बिना कहा, कोई भी माता पिता नसीब नहीं खराब कर सकते। खैर मेरे पास एक लड़की आई जो मेरी ननंद के यहाँ से मेहंदी लेकर आई थी। उसने बताया कि शादी के लिए आदेश आया है, बहुत अच्छे से तुम्हें तैयार होना है। शादी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन दुल्हन बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। यह सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी और मैं सोचने लगी कि किसी ने मुझे अच्छा चाहा। लेकिन खुशी पूरी नहीं हुई कि चाची मेरे पास आई और सख्त लहजे में बोली, मेहंदी लगवाने के बाद पूजा पाठ कर लेना और कोई मंत्र मांग लेना। यह मत होना कि पिछली बार की तरह तुम्हारा दूल्हा रास्ते में ही इस दुनिया से न चला जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, पर मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी अगर बोली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा दिल में एक अजीब तड़प हुई थी अपने मम्मी पिताजी की,
दिल बार बार कह रहा था कि सच में कुछ बुरा ना हो जाए, क्या ये शादी भी मेरी जिंदगी की बर्बादी ना बने। मैं सोचने लगी, क्या सच में मैं बदनसीब हूँ और मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो तो मैं क्या किसी की जिंदगी की बर्बादी की वजह बनूंगी। रात भर मैंने प्रार्थनाएं की, ऊपर वाले से रो रो कर कहा कि सब कुछ ठीक रखना, मेरे नसीब में भी सब कुछ सही लिखना। मैं वादा करती हूँ अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं सबकी परेशानी समझूंगी और उनकी मदद करूंगी, भूखों को खाना खिलाऊंगी और किसी को दुख नहीं दूंगी। फिर मेरी शादी का दिन आया। मुझे पार्लर भेजा गया जहां मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर मेकअप करवाने बैठी थी। शीशे में खुद को देखकर खुशी हुई कि सच में खूबसूरत दिख रही हूँ, लेकिन जल्दी ख्याल आया कि खूबसूरती से किस्मत नहीं बदलती। फिर मुझे हॉल में ले जाया गया जहाँ सारे रिश्तेदार आ चुके थे। मेरी सारी कज़न भी थी जो हमेशा मुझे नीचा दिखाती। आज भी उनके चेहरे पर वही नफरत थी, जैसे पहली बार मुझे नहीं बल्कि मेरी शादी में किसी तमाशे में आई हो। मैं स्टेज पर बैठ गई थी। मेरे मेकअप और खूबसूरती के बावजूद भी मेरा दिल डर रहा था। थोड़ी देर बाद हॉल का दरवाजा खुला और मेरा दूल्हा अंदर आया। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। कोई हंस रहा था और कोई बातें बना रहा था तो कोई ताना दे रहा था। कोई कह रहा था कि देखो, 2 बच्चे का बाप है और एक कुंवारी लड़की से शादी कर रहा है। एक औरत बोली, हो सकता है कि इस लड़की ने कोई गलत काम किया हो, तभी तो उसे ये सजा मिल रही है। मैं चुपचाप बैठी। मेरा दिल बाहर निकलने को था। मेरा दूल्हा स्टेज पर जाकर बैठ गया। पंडित जी ने हम दोनों को मंडप पर बुलाया और शादी की रस्म शुरू हो गई। हमारे फेरे शुरू हुए। 7 फेरे लेकर हमारा रिश्ता 7 जन्म के लिए बांधा गया। वहां खड़े एक आदमी ने पूछा कि आपकी दूसरी शादी है? उसने कहा, हाँ, ये मेरी दूसरी शादी है। सभी लोग सुनकर हैरान हो गए। पंडित जी ने मेरे चाचा की तरफ देखा और कहा, हमें तो यही बताया गया था कि आपकी पहली पत्नी की शादी हो गई है और आपके 2 बच्चे भी हैं। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, किसने बताया आपको कि मेरे 2 बच्चे हैं? हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। मेरे चाचा ने कहा कि वह बच्चे आपको पापा पापा कह रहे थे। मुझे याद है जब मैं आपके घर आया। विनोद फिर हंसने लगा और कहा, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वह मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं और मेरी भाभी एक हादसे में इस दुनिया से चली गई थी। ये बच्चे हमारे पास थे और तब से ये मुझे पापा पापा कहने लगे हैं। मेरी चाची ने कहा, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो पहले से शादीशुदा थी? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, शादी हुई थी लेकिन विदाई पूरी नहीं हुई और वैसे भी मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी। मैंने दिल से चाहा, हाँ कर दी। क्यों, क्या बुराई है? मेरी चाची चुप होगी और पंडित जी से कहा कि शादी की रस्म आगे बढ़ाओ। पंडित जी ने शादी को आगे बढ़ाते हुए दोनों के गले में वरमाला डलवाई। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मेरा दिल भी बेचैन था। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी हिफाजत का एहसास हुआ और दिल में सुकून हुआ। पूरा हॉल खामोश था। सबकी नजरें विनोद पर टिकी हुई थी। मेरी सारी कजन और रिश्तेदार गहरी नजरों से हमें देख रही थी। अब उनकी साइड से 15 तोले सोना आया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए, जैसे मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी कजन जो हमेशा मेरी कमजोरी पर हंसती थी, आज वो खामोश थी। उसने बड़े भरोसे से कहा, अगर लड़की की कोई शर्त होगी तो मैं वह भी पूरी करने को तैयार हूँ। मैं अलग घर में रहता हूँ, मेरी बहन अपने घर में रहती है। घर की मालकिन यह होगी। मेरे बड़े भाई के बच्चों की परवरिश का बोझ इस पर नहीं होगा। उसके लिए तो अलग से नौकरानी होगी जो घर के कामों को देख रेख करेगी और मेरे साथ पत्नी बनकर जिंदगी गुजारेगी। सब लोग एक दूसरे को देखकर दंग रह गए, जैसे उन्हें यकीन न हुआ कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो एक आम लड़की के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो। विनोद में सच में कोई कमी नहीं थी। वह अमीर था, पढ़ा लिखा था, खूबसूरत था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और जब ये बात सबके सामने आई कि वो 2 बच्चों का बाप नहीं बल्कि गलतफहमी थी, तो सब लोग हैरान रह गए। मुझे 2 सबसे अच्छे रिश्ते मिले थे। दोनों की शादी पूरी हो गई। मेरे दिल में सुकून आया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। विनोद ने धीरे से कहा कि आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं शर्माती हुई खुद को नई रोशनी में नहाते हुए महसूस कर रही थी। मेरी चाची का चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे उसकी सारी चालें काम ना आई। लेकिन मेरे चाचा खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि हमेशा खुश रहो बेटी। चाचा ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज ये साबित हो गया कि मेरी भतीजी मनहूस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसको इतना अच्छा साथी कभी ना मिलता। इतना अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आ गया। उसके नसीब में तो रोशनी लिखी थी, लेकिन हमने अपनी कम अकल से उसे अंधेरे में धकेल दिया। मेरे चाचा की बातों ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। सब लोग सोच में पड़ गए। जिन्होंने कभी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया था, वह सब नजरें झुकाए बैठे थे। उस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई है। मेरे पति विनोद ने वहां बैठे सबकी ओर देखा और बोला, अगर किसी ने मेरे सामने जानवी के बारे में ऐसी कोई बात या मजाक में भी कही तो मैं तो किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। मेरी आंखों में पहली बार सुकून उतरने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई खड़ा है जो मुझे बचाएगा, जो मेरा अपना है। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया किया कि ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा मर्द दिया जो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दिल में मेरा साथ देने वाला है। उसके बाद मेरी विदाई हुई। जब मैं अपने घर निकली तो हर तरफ रेशमी दुपट्टे लहरा रहे थे। लोग फूल बरसा रहे थे। आंखों में खुशी के साथ थोड़ी उदासी भी थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शुक्र था। जिस गाड़ी में मैं विदा हुई वह इतनी कीमती थी कि लोग देखकर दंग रह गए।
खाली इस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ थी। पूरा मोहल्ला दरवाजे के बाहर जमा हो गया। मैं जब गाड़ी में बैठी तो चाचा के चेहरे पर फक्र था और चाची के चेहरे पर एक गहरी खामोशी। मैं जब उसके घर पहुंची तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खुलते ही रोशनियों ने मुझे घेर लिया। हर तरफ खुशबू थी, फूलों की महक से सारा घर भरा हुआ था और मेरे लिए एक बड़ा सा वेलकम बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा था कि वेलकम होम मम्मी। मैं एक लम्हे के लिए रुकी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराहट बढ़ी। दोनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आए और बोले, मम्मी हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। उनके हाथों में छोटे छोटे गिफ्ट के बॉक्स थे जो उन्होंने खुद पैक किए थे। एक ने कहा ये आपके लिए चूड़ियां हैं और दूसरे ने कहा ये आपके लिए चॉकलेट। मैंने उन दोनों को गले लगाकर प्यार किया। विनोद की बहन जो मेरी ननद थी वह मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यार करता है सबसे, कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। उसने मेरा माथा चूमा और कहा, अब तुम हमारे घर की खुशबू हो। उसने बताया कि अगले दिन वापसी जा रही है क्योंकि उसकी फ्लाइट है और जाहिर है कि वह विदेश में रहती है, वहाँ के कई मामले देखती है। उसने बताया कि बस इसी वजह से रिसेप्शन नहीं रखा गया क्योंकि वक्त कम था, लेकिन वह जब दोबारा हिंदुस्तान आएगी तो बड़ा फंक्शन करेगी। अगले दिन वह चली गई। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। मेरी जिंदगी घर में सूरज की रोशनी के साथ उतरी। मैंने उठकर विनोद को देखा जो मेरे पास आया, नरमी से कहा कि आज तुम जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, वह मुस्कुरा रहा था। उसके अंदाज में इतना सुकून था कि मैं कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल गई। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया, टेबल पर सब कुछ मेरे लिए रखा, मेरे साथ बैठा। हर निवाला मुझे अपने हाथ से खिलाता रहा और बार बार कहता कि अब तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं होगा। जब पग फेरे की रस्म के लिए मुझे चाचा के घर जाना था तो विनोद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रस्म के लिहाज में मुझे अकेले जाना होगा। उसने मुझे वादा लिया कि मैं ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। मैंने हाँ किया और वह मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट तैयार करने लगा। बड़े बड़े फ्रूट बॉक्स, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए खिलौने और गिफ्ट पैक सब गाड़ी में रखवा दिए। जब मैं चाचा के घर पहुंची तो वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। वह चुप खड़े रहे, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। विनोद के भेजे हुए गिफ्ट देकर उनकी आंखों में जलन भी थी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, कोई नरमी नहीं दिखाई, बस चुप रही। शाम तक विनोद मुझे लेने आया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता था। वह हंसते बोला, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं गुजरा, मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना। चाचा के सामने वह प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। उसके लहजे में इतना प्यार था कि चाची की आंखें नीची हो गई। उसके बाद हम लोग हनीमून के लिए गए। मेरा नसीब मुझे स्विट्जरलैंड ले गया। वहाँ की रोशनी, पेड़ों की लगी लाइट और समुद्र की लहरें, सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। विनोद ने मुझे वहाँ शहजादियों जैसा महसूस कराया, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट थी। हम किश्ती में बैठे समुद्र के किनारे खाना खाते रहे। रात को होटल की बालकनी से पूरे शहर की रोशनी को देखते और बातें करते। वह बार बार कहता कि जानवी, तुम मेरे लिए ऊपर वाले की सबसे बड़ी वरदान हो। मैंने उसका हाथ पकड़ कहा कि शायद मैं जिंदगी की पहली बार इतना सुख महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा ये कभी खत्म ना हो। मैंने विनोद को बताया कि मेरी कजिन ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया और खानदान वालों ने मुझे कभी कैसे नीचा दिखाया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मैं एक अमीर और इज्जत इंसान की पत्नी बन चुकी हूँ और ये सब औरत को समाज में इज्जत तभी मिलती है जब उसका पति खुश रहे। विनोद के साथ मेरा हर लम्हा सुकून और खुशी से भरा था। अब वह कजिन जो पहले मुझे ताने देती थी, जिनका लहजा नफरत से भरा था, अब हर रोज फोन करके मीठी मीठी बातें करती। कभी कहती कि जानवी, तुम स्विट्जरलैंड से हमारे लिए क्या लाओगी। कभी कहती जब वापस आओगी तो हम शादी की दावत रखना चाहते हैं, जीजू को भी लाना। जब मैंने विनोद को यह बताया तो वो मुस्कुरा कर कहा कि जानवी, मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने से रोकूंगा नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो और मैं उन मर्दों में नहीं हूँ जो अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन तुमने बताया कि तुम्हें कितना दुख मिला है, तो अब उनके घर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह फिर तुम्हारे लिए कुछ कहेंगे जिससे तुम्हें दुख मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक चली जाए और फिर से आंसू आए। फिर उसने कहा कि मुझे उनसे डर नहीं, मैं नहीं चाहता कि उनकी किसी बुरी नज़र से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में है। जब मैंने विनोद की बातें सुनी तो मेरे दिल में उसके लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। मैंने कभी कजिन को साफ कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं। वह समझ गई कि शायद अब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया था, पर मैं अब उनके किसी भी लालच या फायदे के लिए तैयार नहीं थी। विनोद के घर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके साथ पहले से 2 बच्चे थे जो उनके बड़े भाई के थे, जिन्हें मैं दिल से अपनी औलाद मानती थी। वह बहुत मासूम और प्यारे थे। सब सुबह स्कूल जाते, शाम को ट्यूशन पढ़ते और फिर अपना होमवर्क करते, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाते। उनकी देखभाल के लिए केयर टेकर भी रखी गई थी, इसलिए मेरे पास समय था। लेकिन जितना समय मैं उनके साथ बिताती वह हमेशा अच्छा गुजरता। हमने एतवार को फैमिली डिनर प्लान किया। मैं सोचती कि ये सब सपना है या हकीकत, क्योंकि मैंने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं था। विनोद ने मुझे सिर्फ सहूलत नहीं दी, बल्कि मेरे दिल के दुख भी समझे और मेरे मम्मी पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी रखाई। जब से वो दुनिया में नहीं थे, किसी ने उनकी चिंता नहीं की। मैंने विनोद से पूछा कि तुम ये सब क्यों करवाते हो, तो उसने कहा कि जानवी, वो लोग तुम्हारे
जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा वह भी मुझे बहुत प्यारे हैं। मैंने इस बात को सुनकर आंखें बंद की ली, दिल से प्रार्थना की कि ऊपर वाला मेरे पति को हमेशा सलामत रखे। एक दिन मेरी कजन फिर बोली कि शुरू में तो सब पति ख्याल रखते हैं, बाद में बदल जाते हैं। मैं सोचती थी कि तुम जितनी जहरीली बातें कर लो, विनोद वैसा नहीं है। वक्त गुजरने के जाने के बाद भी उनका प्यार मुझ पर बढ़ता ही गया। वो हर दिन मेरी खुशी के लिए कुछ न कुछ करते, कभी गिफ्ट देते, कभी मुस्कुरा कर कहते कि जानवी तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। और उसका ये कहना मेरे दिल को मेरी दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती लगता था। विनोद की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान थी कि सच में ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरत की इज्जत अपनी समझते हैं और उसके दुखों को अपना मानते हैं। वह हमेशा मेरे लिए फिक्र करते, मेरी पसंद का खाना बनाते और अगर मैं थोड़ा भी उदास होती तो पहचान जाते। एक दिन मैं खामोश बैठी थी, उसने कहा कि जानवी तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ा भारी है। तो वह बोला तुम्हारा दिल भारी हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मैं सोचती थी कि सच में विनोद जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। विनोद के साथ मेरी जिंदगी में सुकून आया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि अगर औरत के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वह खुद खुद फूल बन जाती है। मैं घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, बच्चों के साथ खेलती, उनके लिए नए कपड़े खिलौने लाती और वह मुझसे प्यार से प्यार करते जैसे अपनी माँ से करते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने मुझे मम्मी कहा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ये उन्हें दिल से अपनी माँ मान लेंगे। मैंने विनोद के घर को अपना घर समझ लिया। हर कमरा, हर चीज मुझसे बात करती थी। मैं घर के लिए नए पर्दे, कालीन मंगवाती और विनोद बिना कुछ कहे फौरन मेरी पसंद की चीजें मंगवा देता था। अक्सर वह कहता कि जानवी मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी बहुत अच्छी लगती है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचती थी अगर मेरी मम्मी पिताजी जिंदा होते तो मुझे एक खुशी देकर कितना खुश होते। विनोद ने मेरे मम्मी पिताजी के लिए पूजा रखवाई तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला था। एक दिन ऊपर वाले की कृपा हुई तो मैं माँ बन चुकी थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने ये खुशी का कोई ठिकाना रहा। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरे नसीब को बदल कर रख दिया और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई। विनोद जब ये बात जान गया तो खुशी से रोने लगा और मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखकर कहा कि जानवी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी बेटी आएगी। मैं बेटी चाहता हूँ क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन बेटी की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। मैंने उसके चेहरे पर वह खुशी देखी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसके बाद विनोद ने मेरा इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे मैं किसी शीशे के महल में हूँ। वह हर वक्त मेरी तबीयत पूछता, मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेजता, मेरा पसंदीदा खाना बनाता। अगर मैं चुप रहती तो फौरन कहता, जानवी तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारा दिल कुछ खाने को चाहता है तो बस बोलो। वह खुद जाकर ला देता। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर ने भी मेरे लिए प्रार्थनाएं की और आशीर्वाद दिया, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे और जीते रहो। विनोद तो हर रात ऊपर वाले से मेरे लिए प्रार्थना करता कि मेरी पत्नी सलामत रहे और मेरी गोद हरी भरी रहे। मेरे हर चेकअप करवाए विनोद खुद मेरे साथ होता। एक दिन मैंने कहा कि तुम इतने बिजी रहते हो फिर भी मेरे साथ आते हो। उसने हंसकर कहा कि दुनिया की कोई भी चीज मेरी पत्नी और मेरी आने वाली औलाद से बड़ी नहीं है। मैं अब उसी को देखता हूँ। दिल में सोचती थी कि सच में ऊपर वाले ने मुझे एक सच्चा हमसफर दिया है जिसके दिल में मेरे लिए इज्जत और प्यार दोनों है। महीनों गुजरते के आखिरकार वो दिन आया जब ऊपर वाला ने हमें इतनी खुशी दी। एक खूबसूरत बेटी ने अपनी आंखें खोली। विनोद की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने पहली बार उसे ऐसे रोते हुए देखा। उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया, माथे पर प्यार किया और कहा कि मेरी बेटी तुम मेरी धड़कन हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। उसके लहजे में ऐसी मोहब्बत थी कि पूरा कमरा सुकून से भर गया। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि उसने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया। जब हम घर वापस आए तो पूरा घर खुशियों से गूंज उठा था। विनोद ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी। उसने दोस्तों को बुलाया और कहा कि तुम सभी बहुत किस्मतदार हो। वो अब मुस्कुराते हुए कहता रहा कि असली खुशी तो जानवी है क्योंकि उसने हमारे घर को पूरा किया है। मेरी बेटी परी के दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते, हर वक्त उसके पास रहते, कभी उसके हाथ को पकड़ते तो कभी उसके गालों पर प्यार भरी किस करते और कहते कि ये हमारी शहजादी है, हम इसकी हर बात मानेंगे। मेरी सास भी परी को देखती थकती नहीं थी। वो कहती थी कि इसने घर को खुशी से भर दिया है, पूरा माहौल सुकून से भर गया था। जानवी तुम सच में नसीब वाली हो, ऊपर वाले ने तुम्हें वह खुशियां दी है जिनके लिए लोग जिंदगी भर तरसते हैं। विनोद ने बच्चे के लिए अलग कमरा तैयार करवाया जिसमें गुलाबी पर्दे, सफेद बिस्तर और एक छोटा सा झूला रखा गया था। हर चीज कुछ इस तरह थी जैसे सपनों का संसार हो। मैं जब भी परी को गोद में लेती तो मुझे लगता कि ऊपर वाले ने मेरे सारे दुख खत्म कर दिए हैं, इस नन्ही सी हंसी में बदल दिया है। विनोद परी से इतना प्यार करता कि ऑफिस से लौट कर सीधे उसके कमरे में जाता, कभी उसके नन्हे हाथों को चूमता तो कभी उसकी आंखों में देखकर कहता, मेरी बेटी तुम मेरे लिए रोशनी हो, मैं तुम्हारे बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकता। उसके चेहरे की नमी मेरे दिल को सुकून देती। अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया था जहाँ हर तरफ प्यार था, हंसी था, सुकून था और खुशी थी। मैं रात को सोती और सोचती कि कभी मुझे मनहूस कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे कि मेरे नसीब में सुख नहीं, लेकिन आज ऊपर वाले ने साबित कर दिया कि बदकिस्मत नहीं बल्कि खुशकिस्मत औरत हूँ। ऊपर वाले ने मेरे सब्र का इतना प्यारा फल दिया कि मेरी जिंदगी मिसाल बन गई। मेरे पति की मोहब्बत, मेरी औलाद की हंसी, मेरे घर की रौनक और बेटी की मुस्कुराहट सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ऊपर वाले
तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत, प्यार और पति दिया, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हमारे घर को खुशियों से भर दी। अब जब मैं परी को देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि वह सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का आशीर्वाद का नतीजा है। जब उसको गोद में लेती हूँ तो मन से निकलता है कि मैं कभी मनहूस नहीं थी, तो ऊपर वाले की मेहरबानियों में डूबी हुई खुशनसीब औरत हूँ जिसे जिंदगी ने सब कुछ दे दिया। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा इस मेहरबानी की हिफाजत करूंगी जिसने मेरे दिल को, घर को, दोनों को पूरा किया। हमारी परी के आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया उजाला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।